हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बढ़िया एकदम। पढ़ाई हो रही है तो चलिए उम्मीद करते हैं सब आप अच्छे होंगे और मज़े के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए फिज़िक्स का थर्ड लेक्चर लेके आ गए हैं और आज के लेक्चर में हम बेसिकली 4 पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे। और वैसे जो पहला पॉइंट होगा व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट एंड इट्स टाइप, and the second point is the what is the image and its type, and the third point is the introduction of mirror and its type, and today's our last point is the what is the spherical mirror and terms related to the spherical mirror। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए। आज के लेक्चर की जो पहली हेडिंग है वो आप सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स के लॉज बताए थे, तो आज उन पे बेस्ड हम 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा इन द फॉलोइंग फिगर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा इन द फॉलोइंग फिगर। मैंने आपको एक ये फिगर दिया है, ठीक बेटा। मान लो ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये हमारे पास में नॉर्मल है। हमने कहा ये वाला एंगल मेरे पास में 45 है, तो हियर इज द अल्फा, ये अल्फा की वैल्यू बतानी है। तो ऑप्शन नंबर ए 45, ऑप्शन नंबर बी 60, ऑप्शन नंबर सी 30 एंड ऑप्शन नंबर डी इज द 60। आप वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर बताएं, फिर उसके बाद आप वीडियो को प्ले करेंगे। तो चलिए बताइए इसका आंसर कितना आएगा, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब देखो बेटा, ये एंगल कितना है 45 और नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये पूरा एंगल कितना होगा 90 होगा। तो अगर ये पूरा एंगल 90 है तो ये वाला एंगल जो है इसको मैं बोल देता हूँ, ये वाला एंगल कितना जाएगा 90 माइनस 45, और 90 माइनस 45 कितना आता है 45। यानी ये एंगल कौन होगा, इंसिडेंस होगा। तो एंगल आई कितना है 45 और एंगल आई इज इक्वल टू क्या होता है एंगल आर बाय यूजिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। तो अगर मैं एंगल आई ये 45 है तो अल्फा जो है एंगल आई के बराबर होगा, एंगल आई बराबर अल्फा। तो अल्फा बराबर में कितना आ जाएगा 45 डिग्री। इसका जो सही जवाब होगा वो कितना होगा 45 होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन, मैं ये आपको डायग्राम दिया है, इसमें आपको बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन फॉलोइंग डायग्राम। इस डायग्राम में आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है। तो चलो मैंने बनाया, ये मान लो हमारे पास में नॉर्मल वाली लाइन है, ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे। इस बार ये वाला जो डायग्राम है हमने कहा ये वाला एंगल है 30 डिग्री है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है। ऑप्शन नंबर ए 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 75 डिग्री। तो फिर आप वीडियो को पॉज करिए और खुद ट्राई करिए। अब मैं इस सवाल को करता हूँ, जरा समझना ध्यान से। ये वाला एंगल 30 है, ये टोटल कितना होगा, ये नॉर्मल से इस वाले का पूरा एंगल 90 होगा, और अगर ये 90 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस 30, और 90 माइनस 30 कितना आएगा बेटा ये 60 आएगा। तो ये एंगल आर जो है वो कितना आया 60 है, एंगल आर बराबर कितना आया 60 डिग्री। एंड वी नो दैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और एंगल आर 60 है तो एंगल आई भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। और आपसे एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आई की वैल्यू ही पूछा है, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये दो बेसिक क्वेश्चन थे। तीसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को जरा देखिएगा ध्यान से। आप सारे क्वेश्चन को बेटा पॉज करके खुद ट्राई करके ही आप सोल्यूशन को वॉच करिएगा, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज होल्ड फॉर। पहला ऑप्शन मैंने दिया प्लेन सरफेस, दूसरा नंबर हमने आपको दिया कर्व सरफेस, ऑप्शन नंबर 3 स्मूथ
and shiny surface, and option number D या 4 all type of surface। तो आप इसका जवाब बताइए कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किसके लिए होल्ड होता है? हर सरफेस के लिए होल्ड होता है, या केवल प्लेन सरफेस के लिए, या स्मूथ और शाइनी सरफेस के लिए, या बेसिकली कर्व सरफेस के लिए होल्ड होता है? तो देखो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सरफेस पे डिपेंड नहीं करता, यानी एक किसी स्पेशल सरफेस के लिए लॉज नहीं बनते हैं। जो लॉज बनते हैं वो हर टाइप के सरफेसेस के लिए बने, या सॉरी, जो लॉज बनते हैं वो हर चीज़ों के लिए क्या होते हैं? वैलिड होते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्लेन के लिए तो होल्ड करेगा ही करेगा, कर्व के लिए भी करेगा, स्मूथ के लिए करेगा, लेकिन इसके हिसाब से जो ऑप्शन नंबर 4 है वो ज़्यादा बेटर है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर टाइप के सरफेस के लिए होल्ड होता है, तो बेटर ऑप्शन इज द इट इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ द सरफेस। ठीक है ना? चलिए अब आज के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये 3 बेसिक क्वेश्चंस हम आपको करा दिए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, पहला जो हेडिंग है हमारा, व्हाट इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट। हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट अगर मैं डिफाइन करूं तो यार, ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज है जिसके पास या तो अपनी खुद की लाइट हो, या तो वो रिफ्लेक्शन की हेल्प से लाइट को क्या कर सके, क्रिएट कर सके, या लाइट को क्या कर सके, उसकी हेल्प से वो क्या हो सके, इल्यूमिनेट हो सके। तो वो चीज जिसके पास खुद की लाइट हो वो भी ऑब्जेक्ट है, या वो चीज जो किसी दूसरे से या रिफ्लेक्शन के थ्रू लाइट उसके पास आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो इसकी डिफिनेशन लिखेंगे, एनीथिंग 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 which anything which gives out which gives out light ray which gives out light ray which gives out light ray either of light ray either of its own or either of its own or reflection of light, वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो सिंपली सी बात हम समझ में कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक ऐसी चीज है जिसके पास या तो खुद की लाइट हो या रिफ्लेक्शन की वजह से उसके पास क्या आ जाए, लाइट आ जाए, दैट इज द ऑब्जेक्ट। अब जो ऑब्जेक्ट है वो दो क्लास में क्लासिफाइड है, दैट इज ऑब्जेक्ट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। पहली जो कैटेगरी है, यानी जो ऑब्जेक्ट की जो पहला टाइप है वो कौन सा टाइप है? पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट। सेकंड कैटेगरी क्या है? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को दो क्लास में क्लासिफाइड किया गया, वन इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड सेकंड इज द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अब डिस्कस करते हैं व्हाट इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट। यार, पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये नाम से ही लग रहा है कि जो पॉइंट की शेप का हो, और आप जानते हो जो पॉइंट होता है वो बहुत नेग्लिजिबल साइज का होता है, यानी इसकी जो साइज होती है वो बहुत छोटी होती है। तो वो ऑब्जेक्ट जिसकी साइज बहुत छोटी हो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो इसको कैसे राइट करेंगे? व्हाट इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट? ये पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है? एन ऑब्जेक्ट whose dimension is very small is called an point object। यार, वो ऑब्जेक्ट जिसकी डायमेंशन बहुत छोटी हो, अच्छा, वेरी स्मॉल को हम नेग्लिजिबल भी लिख सकते हैं, नेग्लिजिबल लिख सकते हैं। नेग्लिजिबल का मतलब होता है कि बहुत छोटी साइड, जो आप सोच ना सको, इतनी छोटी साइड, ठीक है ना? तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट साइड, पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम ये डॉट से दिखाते हैं। अगर कभी भी डॉट दिखा तो इसका मतलब ये क्या है? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सेकेंड जो ऑब्जेक्ट का टाइप है, इट इज द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या है ये जरा समझते हैं ध्यान से। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट
नाम से ही लग रहा है जिसकी डायमेंशन बहुत ज़्यादा हो, जैसे बहुत बड़ी साइज हो, हम जो सोच न सके उस कंपेरिजन या उसके हिसाब से ही बहुत बड़ी साइज हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का क्या होता है। तो एन ऑब्जेक्ट whose dimension whose dimension whose dimensions an object whose dimension is very large is called an extended object। तो ये समझ में आई बात। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब जिसका डायमेंशन बहुत ज्यादा हो, दैट इज द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को हम हमेशा ऐसे दिखा सकते हैं, अगर ऐसा कभी आपको दिखा तो उसको हम क्या दिखाएंगे, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये है मेरे पास में एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ये है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ठीक। चलिए तो ये ऑब्जेक्ट की क्लासिफिकेशन हुई यार। ऑब्जेक्ट बेसिकली दो क्लास में क्लासिफाइड है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट डायमेंशन बहुत छोटा, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट डायमेंशन जो है वो बहुत बड़ा है। अब हम बात करते हैं इमेजेस की, बात करते हैं ये इमेजेस क्या है, व्हाट इज द इमेज, या इमेज को आप डिफाइन कैसे करोगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आपको मैंने एक चीज बताई थी कि रे ऑफ लाइट क्या है। तो रे ऑफ लाइट क्या था, पाथ ऑफ लाइट, जिसमें लाइट जहां पे लाइट ट्रेवल करे उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रे ऑफ लाइट के तरीके से। तो रे ऑफ लाइट देखो दो चीजें हो सकती हैं कि किसी भी सोर्स से निकलने वाली लाइट रे या तो आपस में कट कर सकती हैं या किसी सोर्स से निकलने वाली लाइट कट नहीं कर सकती हैं। जब कट करेंगे तो उस केस में हमेशा क्या बनता है, इंटरसेक्शन पॉइंट पे इमेज बनती है। तो मैं अगर बोलूं कि इमेज फॉर्म कब होगा, तो इमेज फॉर्म तब होगा जब दो लाइट रेस या तो कट कर जाए या कभी कभी क्या होता है कि उसको हम एक्सटेंड करते हैं तो कट करते हुए दिख जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वहां पे इमेज बना। तो लिखते हैं इस बात को, एन इमेज इज फॉर्म्ड when two light ray when two light ray when two light ray cuts or appears to cut at a single point। तो इमेज कब फॉर्म होगा, जब दो लाइट रेज एक सिंगल पॉइंट पे क्या करें, कट करें या कट करते हुए दिखें, तो उस केसेस में इमेज क्या होगी, फॉर्म होगी। अब इमेज जो है ये दो क्लास में क्लासिफाइड है, इमेजेस भी दो तरीके के होते हैं। तो यहां से हम बात करते हैं इमेजेस के टाइप। तो इमेज दो तरीके का है, एक है रियल इमेज और दूसरा हमारे पास में है कौन सा, वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और दूसरा कौन सा है, वर्चुअल इमेज। तो इमेजेस दो तरीके के हैं, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, ठीक है। चलो अब बात करते हैं ये रियल इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज क्या है, इनको भी डिफाइन किया जाए। तो यार अगर लाइट रेज एक्चुअल में कट करें तो उस केस में कौन सी इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी। और अगर लाइट रे एक्चुअली कट ना करें या आपको ऐसा लगा कि ये आगे चल के कट कर देंगी, तो उस केस में कौन सी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। तो बात करते हैं व्हाट इज द रियल इमेज। तो मैं रियल इमेज की बात करूं तो दो लाइट रेज को एक्चुअली कट करना पड़ेगा, तो इसको कैसे लिखेंगे, when two light rays actually cuts to each other, then real image is formed। उस केस में कौन सा इमेज बनेगा,
रियल इमेज बनेगा। जैसे मान लो एक लाइट रे ये, दूसरी लाइट रे ये, तो यहाँ पे कौन सा इमेज बनेगा? रियल इमेज बनेगा। ये है रियल इमेज बनेगा। वर्चुअल इमेज कब बनेगा? जब दो लाइट रेज एक्चुअली कट ना करें और लगे कि अब ये आगे चल के कट कर जाएंगे, तो वो कौन सा इमेज बनेगा? वर्चुअल इमेज बनेगा। तो नेक्स्ट इज द वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज where two light rays appears to cut at a single point, then virtual image is formed. वर्चुअल इमेज कब बनेगा? जब दो लाइट रेज एक्चुअली नहीं आपको कट करते हुए दिखेंगी, उस केस में आपको क्या होगा? वर्चुअल इमेज बनेगा। जैसे ये देखो, मान लो एक लाइट रेज मैंने ऐसे पास करा, ये इधर जा रही है, और दूसरी लाइट रेज ये इधर जा रही है। अब मैं इनको आगे बढ़ाया तो ये देखो यहाँ पे कट कर गई, तो इस केस में कौन सी इमेज बन जाएगी? वर्चुअल इमेज बन जाएगी। अब यहाँ से एक बहुत अच्छी बात है कि हम कंपैरिजन करते हैं कि वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में क्या डिफरेंसेस हैं। तो पहला हेडिंग, नेक्स्ट इसके बाद जो हेडिंग लगाएंगे वो हेडिंग कौन सा है? रियल इमेज वर्सेस वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, तो हम आज इनकी बात करते हैं, रियल इमेज वर्सेस वर्चुअल इमेज। इसके लिए आप ऐसे कॉलम बना लीजिए और समझते हैं रियल इमेज। तो पहले तो आप ये बताओ रियल इमेज बनता कब है? तो अभी मैंने बताया रियल इमेज इज फाउंड व्हेन टू लाइट रेज एक्चुअली कट टू ईच अदर। वर्चुअल इमेज कब बनता है? वर्चुअल इमेज तब बनता है जब दो लाइट रेज आपको अपीयर्स टू कट करते हुए दिखें, तो उस वक्त कौन सा बनेगा? वर्चुअल इमेज। लिखते हैं पहले, ये है रियल इमेज और ये कौन सा है? वर्चुअल इमेज है। तो रियल इमेज क्या होगा? द रियल image is formed when two light rays actually cuts to each other. वर्चुअल इमेज कब बनेगा? वर्चुअल इमेज is formed when two light rays appears to cut each other at single point। ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो रियल इमेज है आप उसको स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हो, लेकिन वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हो। इसका मतलब क्या है? जैसे आप जो मिरर के सामने जो आपकी इमेज बनती है वो आप स्क्रीन पे कभी नहीं निकाल सकते, लेकिन जो इमेजेस कैमरे में बनती हैं, जो इमेजेस मोबाइल फ़ोन के अंदर बनती है, उसको आप स्क्रीन में निकाल सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो, स्क्रीन पे बना सकते हो। तो वो कौन सी इमेज है? रियल इमेज। बाकी जो प्लेन मिरर के अंदर बनती है वो कौन सी इमेज है? वर्चुअल इमेज है। बात करते हैं, देखना सेकंड पॉइंट, द रियल images can be obtained on a screen. Third point, the virtual image cannot be obtained on screen। ठीक। तीसरा डिफरेंस, भाई जो रियल इमेज है वो आपको हमेशा इन्वर्टेड मिलता है। इन्वर्टेड का मतलब होता है कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज ऐसा बनेगा, और जो वर्चुअल इमेज है वो ऑलवेज इरेक्ट बनता है। इरेक्ट का मतलब होता है कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज भी ऐसे ही बनेगी, मतलब उसके ऊपर और नीचे के डायमेंशन में चेंजेस नहीं होने वाले हैं। तो इसको अगली पॉइंट हम नोट करते हैं रियल इमेज वर्चुअल इमेज में क्या, जरा देखना ध्यान से। रियल इमेजेस, थर्ड पॉइंट,
रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज कैसी बनेगी, इस तरीके की बनेगी। वर्चुअल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट। इरेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज भी ऐसे ही बनेगी। यहां पे ऑब्जेक्ट ऐसा था, इमेज उसकी उल्टा बन गई। ये समझ में। अब चौथा डिफरेंस देखते हैं कि जो रियल इमेज है वो आपका उसका लोकेशन कहाँ है, कहाँ कहाँ मतलब कैसे इमेज कहाँ पे बनती है। तो रियल इमेज हमेशा मिरर के फ्रंट पे बनती हैं और लेंसेस के बिहाइंड बनती हैं। यानी फ्रंट पे अगर मिरर के फ्रंट पे अगर इमेज बनी है तो वो डेफिनेटली रियल इमेज होगा, और अगर बैक बनी है किसके, लेंसेस के पीछे बनी है तो उस वक्त वो कौन सी इमेज होगी, वर्चुअल इमेज होगी। तो इसको लिखते हैं द रियल इमेज, चौथा पॉइंट, द रियल इमेज is always formed in front of mirror and behind the lenses, behind the lenses, ठीक है, behind the lens। अच्छा, वर्चुअल इमेज क्या होता है, चौथा पॉइंट, द वर्चुअल इमेज is always formed in front of lenses and behind द मिरर। तो मिरर के बिहाइंड बनती हैं, ये वर्चुअल इमेज की कहानी हुई। ठीक, तो ये आपको डिफरेंसेस समझ में। अब चलिए हम आज की अगली हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं व्हाट इज द मिरर। तो आज से बात करते हैं नेक्स्ट, आज का हमारा थर्ड टॉपिक व्हाट इज द इमेज, सॉरी व्हाट इज द मिरर। तो आज का अगला हेडिंग है मिरर। यार ये मिरर क्या है, एक्चुअल मिरर क्या है, एक हाईली पॉलिश्ड सरफेस है जहां से रिफ्लेक्शन की फिनोमिना हो सकती है, वो मिरर की कहानी है या वो मिरर होता है। तो मिरर क्या है, इट इज द हाईली पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस टू गेट द रिफ्लेक्शन। तो इसको लिख सकते हैं क्या, इट इज अ हाईली polished smooth surface in which the reflection of light takes place। ठीक, तीन मिरर की बात है। अब मिरर जो है वो दो तरीके के मिलेंगे आपको, दैट इज मिरर आर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरी। फर्स्ट इज द, कितने टाइप के मिलेंगे, दो टाइप के। पहला जो मिरर है उसको हम बोलेंगे प्लेन मिरर, सेकंड इज द स्फेरिकल मिरर। तो आज का नेक्स्ट अगला जो हेडिंग होगा व्हाट इज द प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर क्या है इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट इज द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या है कि अगर आपको प्लेन मिरर बनाना है तो आप सिंपल एक प्लेन ग्लास ले लो। ठीक, क्या ले लो आप, प्लेन ग्लास ले लो, और प्लेन ग्लास लेने के बाद आप उसके एक साइड में सिल्वर की कोटिंग कर दो, तो वो किसी में कन्वर्ट हो जाएगा, एक प्लेन मिरर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मेरा मिरर कहाँ है, मैं आपको दिखाऊं, मिरर कहाँ है, ये रहा, ये जरा देखो इधर। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाया कैसे गया होगा, क्योंकि इसकी बैक साइड में सिल्वर की
कोटिंग की गई होगी। तो अगर प्लेन मिरर हमें बनाना है तो हम क्या करें, एक सिंपल ग्लास का शीट ले लें और उसके एक साइड में क्या कर दें, सिल्वर की कोटिंग कर दें, ठीक है ना। तो जरा लिखना ध्यान से, ये प्लेन मिरर क्या है। अ प्लेन मिरर is formed by depositing a thin layer of silver on one side of mirror। तो प्लेन मिरर कब बनेगा, जब एक साइड हम सिल्वर की कोटिंग करते हैं। जैसे मान लो ये रहा प्लेन ग्लास शीट, इसके मैंने इधर क्या कर दिया, कोटिंग कर दी। तो कोटिंग किया तो ये कौन सा सरफेस हो जाएगा, पॉलिश्ड सरफेस। और ये कौन सा सरफेस हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है ना। तो इधर का पॉलिश का सरफेस और इधर का क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब बात करते हैं स्फेरिकल मिरर क्या है, व्हाट इज द स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना। नेक्स्ट इज द आवर नेक्स्ट हेडिंग इज द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, ये नाम से ही लग रहा है कि यार ये किसी स्फेयर का क्या होगा, पार्ट होगा। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है कि अगर हम किसी स्फेयर को कट करके उसका पार्ट निकालें तो उस वक्त आपको कौन सा फॉर्म मिलेगा। अच्छा, स्फेयर क्या होना चाहिए, हालो स्फेयर, वो भी ग्लास शीट का ही होना चाहिए, ठीक है ना। आप किसी भी स्फेयर से या ओपेक ऑब्जेक्ट के स्फेयर से कट करके निकालोगे तो उस वक्त आपको स्फेरिकल मिरर नहीं मिलेगा। स्फेरिकल मिरर कब फॉर्म होगा, जब आपके पास में आप एक हालो स्फेयर से उसको कट करके बाहर निकालो। तो स्फेरिकल मिरर क्या है, अ मिरर, अ टाइप ऑफ मिरर whose reflecting surface is a part of hollow glass sphere is called spherical mirror, उसको हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर, ठीक। अब ये स्फेरिकल मिरर भी दो तरीके के आपको मिलेंगे, ठीक है ना। कितने टाइप के मिलेंगे, 2 टाइप के मिलेंगे। फर्स्ट इज द कॉन्केव मिरर एंड सेकंड इज द कॉन्वेक्स मिरर। तो बात करते हैं, ये भी दो तरीके की मिलेंगी, एक है कॉन्केव, दूसरा इज द कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स मिरर होगा। तो बात करते हैं ये कॉन्केव मिरर क्या है, इसकी भी डिस्कशन कर लेते हैं। कॉन्केव मिरर, तो जैसे ये मेरा, आप ये इसको देखो आप, तो अगर सपोज करो ये मेरे पास में एक स्फेरिकल मिरर है, अगर मैं इधर कोटिंग कर दूं तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होगा, और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है तो उस केस में ये कौन सा मिरर होगा, ये कॉन्केव मिरर होगा। दूसरा कॉन्वेक्स मिरर क्या है, तो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस में अंदर की तरफ कर दो, सॉरी अगर मैं कोटिंग जो है अंदर की तरफ कर दो तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होगा, तो उस वक्त ये कौन सा मिरर बनाएगा, कॉन्वेक्स मिरर बनाएगा, ठीक है।